बायोकेमिक का आज हम जो आज के सेशन में हम जो पढ़ाई करेंगे वो है वीर्य अनुपान और दूसरा है वीर्य को परिरक्षित करना। इन दोनों के बारे में बताएंगे। पहला है वीर्य का अनुपान, सीमन डायल्यूशन, इसके बारे में आपको बताएंगे। पहला कैसे अपने वीर्य सीमन को डायल्यूटर के द्वारा सुरक्षित रखते हैं। यह है इसकी परिभाषा। यह है कि वे तरल पदार्थ जो एकत्रित किए गए वीर्य का प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना उसका आयतन तथा अधिक समय तक सुरक्षित रखने की शक्ति को बढ़ाते हैं, उसे डायल्यूटर कहते हैं। डायल्यूटर मुख्य रूप से वीर्य का आयतन बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, जिससे कम शुक्राणुओं से अधिक मादा पशु गर्भित किए जा सके। इसके मिलाने से वीर्य की गर्भधारण क्षमता अथवा शक्ति पर कोई कमी नहीं आती है। आगे है अच्छे वीर्य शुक्राणुओं के को तापमान शॉक से बचाने की शक्ति रखता हो। डायल्यूटर शुक्राणुओं की गर्भधारण कराने की शक्ति को सुरक्षित रखने वाला हो। डायल्यूटर्स के में बफर्स कैपेसिटी हो, सीमन का पीएच बनाए रखने की क्षमता हो। ये डायल्यूटर के गुण होते हैं। अब टाइप ऑफ डायल्यूटर, कितने प्रकार के डायल्यूटर होते हैं ये बताते हैं। पहला होता है एग यॉक फॉस्फेट, अनपीक फॉस्फेट, दूसरा अनपीक साइट्रेट, किस साइट्रेट, एग यॉक मात्रा प्रसारण, सिट्रिक एसिड, पनीर, जल, दूध तनु कारक है। पहले हमसे आपको बताते हैं अनपीक फॉस्फेट, एग यॉक फॉस्फेट के ये कैसे तैयार करते हैं। एंड यॉक फॉस्फेट, इसमें बफर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 2 ग्राम लेते हैं। पोटेशियम डीहाइड्रोजन फॉस्फेट 0.2 ग्राम लेते हैं और डिस्टिल वाटर होता है वो 100 ग्राम होता है। फिर इसका डायल्यूटर बफर सॉल्यूशन को जो ऊपर तैयार हो गया है वो 1 पार्ट एग यॉक का 1 पार्ट लेते हैं, तो ये इसका बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। एक है। दूसरा होता है अणुपित्तक साइट्रेट डायल्यूटर। इसे एग यॉक साइट्रेट EYC डायल्यूटर भी कहते हैं। निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। इसके तैयार करने की विधि है सोडियम साइट्रेट हाइड्रोजन 2.9 ग्राम, सल्फालिनामाइड 300 mg, डिस्टिल वाटर 100 ml। अब डायल्यूटर कैसे तैयार होता है। बफर सॉल्यूशन होता है, उसका 2 पार्ट लेते हैं, एग यॉक का 1 पार्ट, पेनिसिलिन 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट होता है वो 1 ml। स्टोरेज टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पीएच होती है 6.7 से 6.8 तक होती है। डाइल्यूशन रेट होता है 1:10 का। इसका तीसरी विधि ट्रिस साइट्रिक एग यॉक मात्रा प्रसारण। इस मात्रा प्रसारण में निम्न मिलाए जाते हैं। कौन से वो बताते हैं। रक्षक के लिए एग यॉक व ग्लिसरीन, ऊर्जा के लिए संतरा, प्रतिरोधक क्षमता के लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। उद्यरोधी पदार्थ ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइनोमिथेन भी मिलाए जाते हैं। ये 1 लीटर मात्रा प्रसारण बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों की मात्रा, इसकी मात्रा क्या क्या होती है। जैसे ट्रिस की होती है 30.48 ग्राम, साइट्रिक एसिड की मात्रा होती है 17.0 ग्राम, फ्रूक्टोज की मात्रा होती है 1 से 2%, ग्लिसरीन होती है 7%, एग यॉक की मात्रा होती है 20%, पेनिसिलिन होती है 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, स्ट्रेप्टोमाइसिन की 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट 500 ग्राम।
इंटरनेशनल यूनिट होती है 1 ml में। इस तरह से इस विधि द्वारा तैयार करते हैं। अगला है इसके अलावा ये दूसरा आगे बढ़ा है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्रिपल डिस्टिल वाटर मात्रा को 1000 ml बनाने के लिए 500 ml ट्रिपल डिस्टिल वाटर को एक विसंक्रमित स्टरलाइजर फ्लास्क में लेकर इसमें साइट्रिक एसिड, फ्रूक्टोज, ग्लिसरॉल को एक की मदद से अच्छी तरह घोल लेते हैं जार में मिला रखकर। घोल तैयार हो जाने के बाद इतना ट्रिपल डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है कि मात्रा इसमें 100 ml तक हो जाए। तैयार किए घोल को 5 psi दाब पर 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव में रख दिया जाता है। ऑटोक्लेव होने के बाद जब घोल पूरी तरह ठंडा हो जाए उसमें रोग प्रतिरोधक एंटीबायोटिक अपने मिलाए जाते हैं। वीर्य की मात्रा हाँ 1 ml 1000 ml तैयार हो जाता है तो उसको इस घोल को 5 psi दाब पर 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव में रखा जाता है। ऑटोक्लेव करने के बाद जब घोल पूरी तरह ठंडा हो जाता है उसमें एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं। वीर्य की मात्रा प्रसारण के लिए हमेशा मात्रा प्रसारण का ताज़ा घोल बनाकर ही उपयोग में लिया जाता है। इसके आगे है एग योग तैयार करना। एग योग कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बताते हैं। मुर्गी के ताजे अंडों को उदासीन डिटर्जेंट युक्त गर्म पानी से साफ कर पोंछ कर सुखा लिया जाता है। सूखे हुए अंडों को 70% अल्कोहल द्वारा पोंछ कर साफ किया जाता है। उसके बाद लेमिनार फ्लो टेबल पर अंडों से एग योग निकाला जाता है। इस कार्य करने वाले व्यक्ति के हाथ उपयोग में ली जा रही फोर्सेप्स को 70% अल्कोहल से साफ किया जाता है। योग को एक विसंक्रमित फिल्टर पेपर पर रख कर इधर उधर लुढ़काया जाता है ताकि योग पर लगी सफेद जर्सी होती है व्हाइट ऑफ एग पूरी तरह अलग हो जाए। तब योग के आवरण को एक विसंक्रमित स्ट्रा में छेद कर योग को एक मैजिक सिलेंडर में डाला जाता है। इस तरह मात्रा प्रसारण में डालने के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी ही तैयार कर डाल दी जाती है। जिस दिन सांड के वीर्य संकलित कराकर एकत्रित किया जाता है उसी दिन 20% ताज़ा योग मात्रा प्रसारण के में मिलाकर मैग्नेटिक सिस्टम द्वारा एक रूप कर 34 डिग्री टेम्परेचर पर तापमान पर रख दिया जाता है। इस तरह से ये डायल्यूटर बनाए जाते हैं और सीमन को किस तरह से उसमें प्रिजर्व करके डायल्यूटर में रखा जाता है इसके बारे में बताया। इसके साथ ही अगला चैप्टर है वो वीर्य को परिरक्षित करना। प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन। प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। वीर्य अधिक समय तक गर्भित करने योग्य बनाए रखने के को परिरक्षित करते हैं। वीर्य को दूर दराज स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु भेजना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सीमन खराब नहीं होता हुए उसे परिरक्षित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। वीर्य को परिरक्षित करने की विधियाँ इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। वीर्य 1 से 4 डिग्री पर रेफ्रिजरेटर में रखकर, दूसरा एलेंटू से वीर्य को सुरक्षित रखना, वीर्य का हिमीकरण। ये है पहले आपको बताते हैं 1 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर वीर्य को भंडारित करना। वीर्य को एकत्रित करने के बाद उसे कुछ में 20 डिग्री सेंटीग्रेड के हॉट वाटर बाथ पर रखते हैं। डेवलपर्स को भी उसी तापक्रम पर लाकर उसमें मिला देते हैं। तत्पश्चात पतले किए गए वीर्य को साफ एक छोटी कांच की शीशी में ऊपर तक भरकर रबर का कार्क लगाकर 4 से 5 डिग्री पर रेफ्रिजरेटर में भंडारित
करते हैं। जब इसे बाहर दूर दराज स्थान पर भेजते हैं तो थर्मल फ्लास्क में बर्फ डालकर इसे डाइल्यूटेड वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु भेज देते हैं। इस प्रकार ये वीर्य 2-3 दिन ही कृत्रिम गर्भाधान हेतु काम में आता है। इसके बाद यह खराब हो जाता है। ये तो हो गया 1 से 4 डिग्री पर अपने वीर्य को कैसे भंडारित करना होता है। अब अगला है LN2 में सीमन को सुरक्षित रखना। इस विधि में दूसरा LN2 में वीर्य को सुरक्षित रखना। इस विधि से वीर्य को सुरक्षित रखने में कुछ स्टेप्स आयाम होते हैं और जो निम्न प्रकार होता है। पहला है डाइल्यूट ऑफ सीमन। मूल्यांकन के बाद वीर्य को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि 1 स्ट्रा बी में भरी जा रही तनुकृत वीर्य में 30 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या हो। जब अपने स्ट्रा को भरते हैं तो उसमें शुक्राणुओं की संख्या होती है ना 30 मिलियन कम से कम होनी चाहिए। तनुकरण की प्रक्रिया पूर्व में समझा दी गई है। जो अपने डाइल्यूटर की प्रक्रिया है वो पिछले आपको चैप्टर में आपको समझा दिया गया था। अब इसमें तरल नाइट्रोजन में सीमन को सुरक्षित रखते हैं। इसमें आगे का होता है कि सीमन स्ट्रा की प्रिंटिंग है, स्ट्रा में वीर्य भरना, प्रयोगशाला बंद करना, स्ट्रा की रैंकिंग होती है। इसके बारे में बताते हैं। पहला है स्ट्रा की प्रिंटिंग। तो प्राणुओं की सांद्रता के अनुसार डाइल्यूट के बाद वीर्य को जितनी खुराक तैयार करनी होती है उतनी ही स्ट्रा में स्वचालित प्रिंटिंग मशीन द्वारा बुल का नंबर, नस्ल, लैब का नाम, बैच, फर्म का नाम, दिनांक, वर्ष आदि स्ट्रा पर प्रिंट कर दिए जाते हैं। प्रिंटिंग के बाद स्ट्रा को 20 मिनट के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट के चैम्बर में रखकर विसंक्रमण किया जाता है। स्ट्रा को वही पंखे द्वारा सुखा लिया जाता है। तो आगे है स्ट्रा में वीर्य भरना, प्रयोगशाला बंद करना। लगभग वर्तमान में सभी प्रयोगशालाओं में यह कार्य स्वचालित फिलिंग व सीलिंग मशीन द्वारा किया जाता है। मशीन की प्रक्रिया को इस तरह निर्धारित किया जाता है कि स्ट्रा चलाई गई तनुकृत वीर्य की मात्रा के साथ प्रयोगशाला मुख बंद के पास 1 से 1.2 सेंटीमीटर की स्पेस बनाए हुए सील कर देते हैं। आगे का है स्ट्रा की रैंकिंग। अगला पर स्ट्रा की रैंकिंग। वीर्य भरने व प्रयोगशाला सील लगाने के बाद स्ट्रा को कोल्ड कैबिनेट में स्थानांतरित कर फ्रीजिंग रैक्स में व्यवस्थित कर दिया जाता है। फ्रीजिंग रैक्स को कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट व बायो फ्रीजर में की बनावट के अनुसार सुव्यवस्थित किया जाता है। अगला है कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में स्ट्रा की व्यवस्था। ये कैसे होती है? फ्रीजिंग रैक में व्यवस्थित सीमन स्ट्रा को कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है। इसी भंडारण को साम्यावस्था कहते हैं। इस साम्यावस्था अवधि में शुक्राणु कोशिकाओं के अंदर ग्लिसरीन प्रवेश कर लेता है। इसे आयनी या परासरण साम्यावस्था भी कहते हैं। यह शुक्राणुओं में हिमीकरण तनाव को भी सहने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। अब आगे है वीर्य का हिमकरण, डीप फ्रीजिंग सीमन। ये इसकी 2 तरीके होते हैं। पहला है तत्काल व तेजी से हिमीकरण। इसे तरल नाइट्रोजन वाष्प हिमीकरण भी कहते हैं। इस विधि में बहुत थोड़े मोल के क्रायो कंटेनर का उपयोग किया जाता है। कंटेनर में तरल नाइट्रोजन को ग्रिल स्तर तक भर देते हैं। साम्यावस्था को प्राप्त स्ट्रा को फ्रीजिंग रैक्स में व्यवस्थित कर कंटेनर की ग्रिल में रख देते हैं। ग्रिल पर स्ट्रा को इस प्रकार रखें
कि तरल LN2 के स्तर से 4 सेंटीमीटर ऊपर रहे। यहाँ पर वाष्प तरल LN2 का तापमान होता है वो -175 से -100 डिग्री तक होता है। इसके बाद LN2 टैंक को ढक्कन से ढकें अथवा कंटेनर के मुंह को चारों तरफ से एक्रेलिक शीट से ढक दें। ग्रिल पर कम से कम इन स्टार को 10 मिनट तक रखने के पश्चात LN2 में डूबे हुए गोबलेट में रखकर LN2 में भंडारण हेतु डुबो देते हैं। यहाँ पर LN2 का तापमान होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धीरे धीरे नियंत्रित हिमीकरण। इस विधि में धीरे धीरे स्ट्रा का तापमान -175 से 180 डिग्री तक -180 डिग्री तक प्रोग्रामेबल बायोफ्रीजर की सहायता से लाया जाता है। हिमीकरण के बाद स्ट्रा का द्रवीकरण 34 डिग्री से या 37 डिग्री पर कर शुक्राणुओं की जांच करनी चाहिए। यदि 60 डिग्री से कम शुक्राणुओं की बढ़ती गतिशीलता है तो ऐसे सीमेंट को भंडारित नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खराब माना जाता है। हिमीकृत वीर्य की समय पर स्पर्म की गतिशीलता की जांच करते रहना चाहिए ताकि उसकी कार्य क्षमता का पता लग जाए। फ्रोजन सीमेंट के लाभ, अंत में आपको फ्रोजन सीमेंट के लाभ के बारे में बता रहे हैं। फ्रोजन सीमेंट के क्या क्या लाभ है। फ्रोजन सीमेंट का पहला लाभ है, फ्रोजन सीमेंट का उपयोग करते समय पशुपालक अपने इच्छानुसार ब्रीडिंग प्रोग्राम के अनुसार बुल का सीमेंट प्रयोग कर सकता है। दूसरा, फ्रोजन सीमेंट के उपयोग करने के बाद व्यापक स्तर पर कम समय में प्रोजनी टेस्ट की जा सकती है। प्रोजनी टेस्टिंग के बाद उस बुल का सीमेंट प्रयोग कर सकते हैं। फ्रोजन सीमेंट 10 से 15 साल तक प्रयोग में लिया जा सकता है, यानी बुल सांड के मर जाने के बाद भी लंबे समय तक उसके सीमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। फ्रोजन सीमेंट को AI के लिए उपयोग में लेते समय 95% उपयोग होता है, 5% तक ही वेस्टेज होता है, जबकि लिक्विड सीमेंट में 30% वेस्टेज होता है। फ्रोजन सीमेंट में ट्रांसपोर्ट खर्च बहुत कम आता है। फ्रोजन सीमेंट की स्ट्रा को दुनिया के किसी भी भाग में कम समय में भेजा जा सकता है। इस प्रकार उत्तम नस्ल के बुल के सीमेंट की सेवाएं बड़े पैमाने पर उपयोग ली जा सकती है। इस तरह से आज आपको हम आज का चैप्टर में सीमेंट डायमेंशन और प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेंट के बारे में बताया गया था। अब कल आपको हम बताएंगे हिमकृत वीर्य का उचित रख रखाव किस तरह से होता है। आज का सेशन